हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्नेक आइसलैंड के बारे में। ओके, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं स्नेक आइसलैंड, जिसे आप लोग सरपेंट आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है अगर हमें यहाँ पे डिलिमिट करनी हो टेरिटोरियल वाटर्स यूक्रेन के लिए। अभी आप लोग को पता होगा यूक्रेन रशिया के बीच में बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, यहाँ लड़ाई चल रही है। यूक्रेन हारने को तैयार ही नहीं है, लड़ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की जनता सड़कों पे आ चुकी है, गन्स है उनके पास, पूरा एमुनेशन है उनके पास। और उसी बीच यहाँ पे इस, आप कह सकते हैं, आइलैंड के बारे में भी हमें कुछ बातें पता लगती हैं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा आखिर ये आइलैंड किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस आइसलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, पहले बता दूं कि इसका नाम स्नेक आइसलैंड है। ओके, इसको हम लोग मिनी आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, और हम लोग सरपेंट आइसलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये यूक्रेन से बिलोंग करता है और ये लोकेटेड है ब्लैक सी के अंदर। ओके, डनूबी डेल्टा के आसपास की जो लोकेशन है वहाँ पर ये लोकेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें टेरिटोरियल वाटर्स यूक्रेन के लिए, और अगर हमें वहाँ पे डिलिमिट करनी पड़े इसकी वाटर, मतलब यूक्रेन की पावर वाटर में, तो हमें इसे डिलिमिट करना पड़ेगा। और उसी की वजह से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी हमें दिखता है इसका। एक ओवरव्यू दे दूँ पहले ही आपको, तो दोस्तों एक बिल, एक रूरल सेटलमेंट है जिसे इस्टेब्लिश कराया गया था 2007 के अंदर, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि एक ऐसा आइलैंड स्टेटस दिया जाए इसे, जो कि उनके इनहेबिटेटेड प्लेस में रहेगा, कंसोलिडेट रहेगा, अलग रहेगा सबसे। 2004 से लेकर 2009 तक इस आइलैंड पे यहाँ पे सेंटर बनाया गया और ये बाउंड्री रखी गई थी जो डिस्प्यूट चल रहा था रोमानिया और यूक्रेन के बीच का, उसके तहत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2009 में यहाँ पे, आपको बता दूँ कि इसी जगह को यहाँ पे टेरिटोरियल लिमिट दे दी एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्नेक आइसलैंड के तौर पे, और रोमानिया को इसका 80% दे दिया डिस्प्यूटेड लैंड का। इस हिसाब से जो बातें थी वो कोर्ट तक गई इंटरनेशनल पे, और उन्होंने फैसला लिया 2009 तक। लगभग दोस्तों 1000 इनहेबिटेंट्स जो थे वो इस आइलैंड पे रह रहे थे, जिनमें से बहुत सारे जो थे दोस्तों वो टेक्निकल पर्सनल थे या फिर कोई फ्रंटायर जो गार्ड्स थे, वो और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पे लोग रह रहे थे। इसके बाद दोस्तों अभी आपको बता दूं, रिसेंटली इस आइलैंड पे यहाँ पे इसे डीमिलिटराइज्ड करा गया और इसको डेवलपमेंट में रखा गया था। एक ट्रीटी साइन हुई यूक्रेन और रोमानिया के बीच में 1997 के अंदर, जहाँ पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ करा था रेडियो डिवीज़न आर्मी के लिए और डिस्ट्रॉय करा था अपना मिलिट्री रेडार भी, और फिर उसके बाद उसको पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया सिविलियंस के लिए। मतलब कि वहाँ पे किसी भी तरह कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करी जाएगी, इस बात को साइन करा गया यूक्रेन और रोमानिया के साथ में। ओके, अभी तक जो बातें थी वो यहाँ पे चलती आ रही हैं। आगे क्या हो रहा है और हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पर दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे आइलैंड की हिस्ट्री क्या रही है। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे इसको आइलैंड का नाम दिया गया था फिडुनिसी। ओके, जो ग्रीक का वर्ड है। ओके, और वहाँ पे उनकी नेवल बैटल के लिए इसको ये नाम दिया गया था। ये जो आइलैंड है दोस्तों, ये रशिया एम्पायर का पार्ट बना था 1829 के अंदर, और फिर रूसो टर्किश वॉर में 1828 से जो चली थी 1829 तक, तब तक ये रहा था उनके पार्ट। ओके, 1856 तक उनका ये पार्ट रहा था। 1878 में रूसो टर्किश वॉर के अंदर ऑटोमन एम्पायर ने इसे ट्रांसफ़र कर दिया था पूरे तरीके से। इसका यहाँ पे जो नॉर्दर्न डोब्रुजा रीजन है उसको रोमानिया के तौर पे एज अ कंपनसेशन। ओके, यही बात दोस्तों आती है रशिया के टेक ओवर पे रोमानिया को लेके, जो उनका साउदर्न बेसरबी प्रोविज़न आता है उसके तौर पे भी इसको अंदर ले लिया गया। ओके, अगर दोस्तों हम लोग बात करें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, तो रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर रहे थे इस पूरे आइलैंड पे रशियंस के द्वारा। ये एक पार्ट था रोमानियन रशियन अलायंस के तौर पे, और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1917 में। ओके, बॉम्बार्ड करा गया इसे टर्किश शिप मिडिली के द्वारा, और फिर इसे ख़त्म कर दिया गया। आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, इन तीनों को ही ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे इस पूरे आइलैंड का जो रोल है वो भी देखने को मिलता है। पर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उस टाइम पे ये जो आइलैंड था ये रोमानियन कंट्रोल में आता था, और इस तौर पे इसके अंदर एक्सेस रेडियो स्टेशन थे जो कि इसके अंदर लोकेट करे गए थे। ओके, जिससे कि दोस्तों जो टारगेट है सोवियत ब्लैक सी फ्लीट तक, वहाँ तक पॉसिबल करवाने के लिए इनका रेडियो स्टेशन कामयाब था। 1944 के अंदर रोमानियन मरीन्स ने इस पे स्टेशन करा आइलैंड पे, और इसे एवेक्यूएट करते हुए जो भी आप कर सकते हैं कर दिया, और सोवियत ट्रूप्स ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया।
इस हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इसका काम जो था वो दोबारा से जो यहाँ पे सोवियत ट्रूप्स हैं उन्होंने इस पे ऑक्यूपाई अपना पूरा हक जो था वो जमा लिया। अभी दोस्तों 2022 में जो रशियन इन्वेजन हुआ है वहाँ पे भी कुछ स्पेशल बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। जब पहली बार यूक्रेन पे जो ये इन्वेजन हुआ था रशिया का, उस टाइम पे 2 रशियन नेवल जो वॉरशिप हैं, एक तो आपकी मोस्कवा होगी और वेस्ली बैकोव, इन दोनों ने अटैक करा इस आइलैंड पे। और उसी दिन दोस्तों सेकंड अटैक में रशियन फोर्सेस ने इन्वेड करा और कैप्चर कर लिया इस पूरे आइलैंड को। 13 यूक्रेनियन बॉर्डर गार्ड्स को आप कह सकते हैं जो कि स्टेशन पे थे उस आइलैंड के, उन्हें किल करा गया, एक बैटल हुई छोटी सी, और फिर जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर करने के लिए तो उन्हें फिर मार दिया गया। इस हिसाब से रशिया ने इन्वेड करा था इस आइलैंड पे और अब इस आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है रशिया ने विद द हेल्प ऑफ हिज इन्वेजन। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी या कि आखिर ये जो स्नेक आइलैंड है इसकी क्या हिस्ट्री रही थी और अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी क्यों रहा है। ओके, अगर कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।